नमस्कार। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न का। बनारस में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले हंगामा, धरना, नारेबाजी, फिर एक दूसरे पर आरोप। मोदी के कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी का बनारस के अफसरों पर निशाना, चुनाव आयोग पर निशाना। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। वाराणसी has become so unsafe that rallies will not be allowed. अब कार्यक्रम करने योग्य समय नहीं बचता है, इसलिए हमें परमिशन नहीं चाहिए। Unseemly controversy relating to national political party. क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है? क्या ये सुर्खियों में बने रहने के लिए है? एक ही आरती थी, पॉलिटिकल आरती, राजनीतिक आरती। वाराणसी में एक नया षड्यंत्र व नाटकबाजी करनी शुरू कर दी। इस सियासी बयानबाजी के बीच क्या सोच रहा है बनारस? देखिए प्रश्न का। बनारस के बेनियाबाग में सिर्फ 25,001 लोग आ सकते हैं। अगर सुरक्षा के सरोकार ना होते और वहां मोदी की रैली हो जाती तो अभी तक की रैलियों की तुलना में बहुत छोटी रैली होती, एक बड़ा मीडिया इवेंट ना बनता। वैसे इजाजत तो मिल गई थी, अगर मोदी गंगा आरती में चले जाते तो वहां भाषण देने का स्कोप नहीं था। बाकी के भक्तों की तरह वो भी खड़े रहते, इसलिए वो भी उनका इवेंट ना होता। होटल के बंद हॉल में 100-150 बुद्धिजीवियों के साथ बैठक का ब्यौरा बुद्धिजीवी ही बाइट के रूप में देते, वो भी उनका इवेंट ना बनता। इसलिए बीजेपी का ये कहना कि उन्हें इन इवेंट्स की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाया, एक बोगस आर्गुमेंट है। लिहाजा जरूरी था कि बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज पाने के लिए कोई विवाद खड़ा किया जाए, सारे दिन को ड्रामेटिक बनाया जाए ताकि दिन भर मीडिया में छाए रहें। मुझे अरविंद केजरीवाल की याद हुआ। इस टेक्निक की शुरुआत उन्होंने की थी। इसी से बनता है आज का विषय, बनारस में बीजेपी नेताओं का दिल मांगे मोर, और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, बनारस का ड्रामा क्या मीडिया में छाए रहने की कोशिश है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय, वाराणसी से हमारे साथ हैं मशहूर लेखक और आलोचक डॉक्टर काशीनाथ सिंह, और CNN IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे। चर्चा शुरू करने के लिए दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। लखनऊ से व्यापारी वैभव टंडन ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं वैभव का सवाल। मेरा सवाल है कि बीजेपी जैसी नेशनल लेवल की पार्टी को इलेक्शन के इस आखिरी दौर में मीडिया कवरेज के लिए स्टंट्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ट्विटर पर कपिल शर्मा ने लिखा है कि बीजेपी कह रही है कि उसे गंगा आरती की तैयारी का वक्त नहीं मिला। भला किसी को आरती करनी हो तो कितनी तैयारी करनी होती है? मधुकर, इन दोनों का सवालों का जवाब पहले मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, ये दोनों बातें बिल्कुल जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करने में कि वो अपने 50-52 सीटें जो उत्तर प्रदेश से लाना चाहते हैं वो ले आ पाएं और उसकी भूमिका बना पाएं। अब उनकी ओर से दावे किए जा रहे थे कि जो अब तक चुनाव हुए हैं 8 दौर के, उसमें 35 सीटें उनको मिल चुकी हैं 40 के करीब, और 10 ही उनको और चाहिए। तो ये ड्रामा उनको करना ही था, क्योंकि ये जमीन भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में नहीं थी 2009 में, उसके पहले भी नहीं थी। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो 80 में से 70 सीटें, 70 लोगों ने, 70 क्षेत्रों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच के खिलाफ वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी को 2009 में मात्र 10 सीटें मिली थी, तो 10 को कितना बढ़ाना है, इसके लिए ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। जी, डॉक्टर काशीनाथ सिंह, बहुत धन्यवाद अपना समय में देने के लिए। बहुत अरसे बाद आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे बताएं, जो 2 सवाल पूछेंगे और जो मधुकर ने कहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं आपके सवाल को थोड़ा फैला देता हूं विनोद जी। जी, देखिए, हम बचपन से ये पढ़ते सुनते देखते आए हैं कि चुनाव एक पर्व है लोकतंत्र का। जी, और हमारे गांव की औरतें, हमारे गांव की नहीं
आसपास की सारी औरतें गाते बजाते हुए वोट करने जाती थी। जी। अब की मैंने देखा है, महसूस किया कि यह पर्व नहीं है। हमारे लिए पर्व हो सकता था, लेकिन भाजपा के लिए यह युद्ध है। जी। आपको शायद मालूम हो कि बनारस में जो उनका चुनाव दफ्तर है उसे वार रूम कहते हैं। वे वॉर रूम, जी। तो वार रूम, और वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि युद्ध की अपनी एक रणनीति होती है और उसमें सबसे अधिक अहमियत दी जाती है प्रोपेगेंडा को। जी। इतिहास युद्ध का यही बताता है, खासतौर से हिटलर के जमाने का। जी। गलत सही जो कुछ हो, इसे प्रोपेगेंडा के स्तर पर प्रचारित होना चाहिए। जी। दूसरे हम पर आक्रमण करें, हमसे कुछ कहें, इससे पहले हम आक्रमण करें उन पर। जी। और आरंभ से ही, जब से चुनाव शुरू हुआ, हम देख रहे हैं कि यह आक्रामक नीति, जी, जो डिफेंस का सर्वोत्तम तरीका है आत्मरक्षा का, जी, यह भाजपा लगातार अपनाती हुई चली जा रही है। और इसी रणनीति प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल वो बनारस में कर रही है बराबर। जी डॉक्टर काशीनाथ सिंह, और मैं आपको एक बात मैं यहाँ, आप बोल रहे हैं कतई कलाम की माफी, एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ एक साल पहले एक चुनाव विश्लेषण में एल.के. आडवाणी जिस पैनल पे थे, मैं भी वहीं था, तो एल.के. आडवाणी बार बार शत्रु शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में फिर उनको बताया गया कि शत्रु तो युद्ध में होते हैं, चुनाव में विरोधी होते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि विरोधी मानना बंद कर दिया है और जो सामने चुनाव लड़ रहा है उसको शत्रु, दुश्मन माना जा रहा है? ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि यानी जो हमसे असहमत है उसे बोलने न दो। ये एक नई शैली हमने इस लोकतंत्र में अब की देखी, जो इसके पहले कभी नहीं देखी थी। जी। ये पहली बार मैंने देखा कि अगर कोई असहमत है तो उसे बोलने मत दो, गली कूचे में न जाने दो। जी। अगर वो ज्यादा बकबक करे तो हाथ पैर तोड़ दो। जी। ये इसके पहले बनारस के इतिहास में, लोकतंत्र के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। जी। अब की हम लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा है। जी, भूपेंद्र चौबे मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी हैं। भूपेंद्र, मैं जानना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर काशीनाथ सिंह कह रहे हैं, जैसे मधुकर उपाध्याय भी कह रहे थे कि मंशा क्या है आज के जो इवेंट हुआ बड़ा भारी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको माहौल में आक्रामकता, एग्रेशन दिख रहा है? बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि विरोधियों की पिटाई की गई है, पत्थर फेंके गए हैं, अंडे फेंके गए हैं, स्याही फेंकी गई है, और जैसे डॉक्टर काशीनाथ सिंह बता रहे हैं पहली दफा ऐसा हुआ है। आपको माहौल में एग्रेशन दिख रहा है क्या वहां? जी बिल्कुल, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सरचार्ज, फ्रेंजी। हिंदी में अगर आप उसको उन्माद कहना पसंद करें, शायद ये वो शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करें अगर हम ये कहें कि वाराणसी में इस वक्त राजनीतिक माहौल कैसा है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या फिर मैं कहूं अगर आप आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हों, तो उन्माद या फ्रेंजी दोनों उतना ही दिखती है। मुझे लगता है कि दरअसल जब से नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, कांग्रेस मुक्त भारत, तब से जो उनके जितने समर्थक हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी भूपेंद्र, वो लगातार फ्रेंजी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जी भूपेंद्र, मैं आता हूं आप पर दोबारा। बनारस से व्यवसायी अमित सिंह ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं अमित का सवाल क्या है। बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ किया वो नैतिक है अनैतिक है? इसलिए कि पीछे यूएससी हॉस्पिटल है जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद बीए ऑनर्स बीकॉम का यूनिवर्सिटी में वहाँ कुछ बच्चों का पेपर चल रहा है। जी, भोपाल से वकील अजय पाल सिंह ने अपनी बात कही है, सुनते हैं अजय ने क्या कहा है। क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार करके, वहाँ की जो वास्तविक समस्याओं को दरकिनार करके मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है और वहाँ के लाइन ऑर्डर का भी कोई ख्याल नहीं रखना चाहती है। तो वो निर्वाचन आयोग को भी ये निष्पक्षता पर प्रभाव बना रही है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मधुकर, इन्होंने जो एक बहुत बुनियादी बात उठाई है, संवेदनशीलता बनाम संवेदनहीनता की, कि जहां पर धरना किया गया आज, बेशक 2 घंटे का धरना था, मैं उम्मीद भी नहीं थी कि ज्यादा होगा क्योंकि गर्मी बहुत है और नेता हमारे थोड़े नाजुक हैं। तो बहरहाल वहीं पर ही अस्पताल है पीछे, वहीं पर ही बीए और बीकॉम के इम्तिहान भी चल रहे थे। क्या नेता संवेदनहीन थे या उन्हें मालूम नहीं था? नहीं, उन्हें मालूम न हो इसकी संभावना शून्य है।
उन्हें ज़रूर मालूम था कि वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ परीक्षाएं हो रही होंगी, उन्हें यह भी पता होगा कि अस्पताल है बगल में। वो सब मुद्दे अलग है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य कुछ और हो तो उसमें 2, 4, 5 चीज़ें इधर उधर हिल जाती हों, जो बिगड़ जाती हों, तस्वीरें अनसेटल हो जाती हों, तो उससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लक्ष्य कहीं और है, उनके इरादे कहीं कुछ और हैं। वो इस बात से बहुत मुतासिर होते हों, उस पर असर होता हो उनको, उन पर इस बात का मुझे लगता नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बाकी सारे नेताओं में भारतीय जनता पार्टी में ये ज्यादा उग्र रूप से दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर काशीनाथ सिंह, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से लोगों की शिकायत है बनारस के लोगों की कि बाहर से बहुत लोग आए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के लोग हों, जैसे मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स आज, कोई नीमच से आया हुआ, कोई कहां से गुजरात से आया हुआ, कोई कहीं और से आया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुछ लोग आए हुए, नागपुर से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं। कहने को एक पहलू ये हो सकता है कि वो अपने नेता को देखने आए हैं, दूसरा ये हो सकता है कि इन नेताओं को बाहर के लोग लाने पड़ रहे हैं। हकीकत क्या है? हाँ करिए, हाँ बोले। जी मैं दोबारा पूछूं अपना सवाल? बोले। मैं ये जानना चाहता हूं, पूछें। मैं ये जानना चाहता हूं, बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए हैं, जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं। बाहर से आए हुए हैं बीजेपी के बहुत से लोग, आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि विदेशों से भी आए हुए हैं। जी आज ही हमारे यहाँ, आपके यहाँ आने के पहले ऑस्ट्रेलिया से पत्रकार आए हुए थे, वो आना चाहते थे हमारे यहाँ। जी दुबई से लोगों ने इंटरव्यू लिए हमसे। बाहर यानी सारी दुनिया के लोगों की नज़र यहाँ मोदी के कारण पड़ी हुई है बनारस पर। और जो बाहर से आए हुए जितने लोग हैं जी, उनमें आम आदमी के लोग, उनका प्रचार तो नहीं हो पा रहा है जी, लेकिन मोदी की तरफ के लोग बराबर प्रचारित कर रहे हैं कि कितने आदमी बाहर से आ रहे हैं, कितनी सेनाएं बनाई गई हैं, कितने बूथ्स हैं, किस बूथ पर कितने आदमी होंगे, क्या होंगे। यानी एक तरह से एक आतंक जैसा माहौल बनता जा रहा है। आतंक जैसा माहौल बनता जा रहा है। नगर जो है ना जी, दहशत जैसा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है जी। यानी चुनाव में ऐसा हो सकता है, बनारस ने सोचा नहीं था। और इसमें दो राय नहीं कि जैसा बताया आपने, कहा प्रोपेगेंडा, जी प्रोपेगेंडा से लहरें पैदा की गई हैं ताकि आप अपना बुद्धि विवेक, जो मतदाता हैं, बुद्धि विवेक समझदारी सारा कुछ खो दें और उसमें बह जाएं। जी डॉक्टर साहब, ये कोशिशें हो रही हैं प्रोपेगेंडा से। जी मधुकर, कुछ जो आपने कहा, मधुकर कुछ जोड़ना चाहते हैं उसमें? काशीनाथ जी की बात में सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि ये माहौल जो वो आज देख रहे हैं, 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में देखा गया था। जिस शहर से मैं आता हूं, जो मेरा शहर है, जहां मेरी पैदाइश है, जहां मैं पढ़ा लिखा, उस शहर में एक भी आदमी मैं अपने शहर का पहचान नहीं पा रहा था। सारे लोग बाहर के आए हुए थे और आप उसी का रिपीट देख रहे हैं और शायद एक्सटेंशन भी देख रहे हैं, सिर्फ रिपीट नहीं देख रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो अयोध्या के बाद काशी ही होना था, वो हो रहा है। जी भूपेंद्र, ये विचार आपने सुने। अब एक भरोसेमंद तजुर्बेकार पत्रकार की तरह आप क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा था कि सुल्तानपुर से 175 गाड़ियां आई, आम आदमी पार्टी के लोगों के हमने कार्यकर्ता देखे जो बता रहे थे जगह जगह से हुए हैं। वहां जमीनी हकीकत क्या है बाहर के लोगों को लेकर? देखिए, राजनीति में क्या है कि काफी कुछ बदलाव आ चुका है। अगर आप 80-90 के दशक की राजनीति से अब अगर तुलना कर रहे हैं, तो चाहे आप मायावती की सभा में जाएं या मुलायम सिंह यादव की सभा में जाएं, नरेंद्र मोदी की सभा में जाएं, बाहर वाले तो हमेशा देखिए आते ही हैं। कल हम आजमगढ़ में थे, वहां पर मुलायम सिंह की सभा हो रही थी। ऐसा नहीं कि जितने लोग थे वहां पर वो सब आजमगढ़ के ही थे। मोदी जी के संदर्भ में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि जो समर्थक उनके आते हैं वो बाकी दलों के समर्थक से कुछ भिन्न दिखते हैं। मैं बताऊं आपको विनोद, जब इस वक्त वो आए, जब आज यहां पर मोदी जी आए, तो जो एक्सप्रेशन यहां पर लोगों के मन में था, लोगों के चेहरों पर था जब वो आ रहे थे, वो एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखेगा जब मान लीजिए सोनिया गांधी जी अगर अपना रोड शो कर रही हो या कोई और नेता कर रहा हो। अब ऐसा क्यों है? क्या एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए या नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है पूरा का पूरा विवाद 2014 में इसी बात को लेकर है। जी हम आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर राहुल झा ने पूछा है कि क्या प्रशासन ने मोदी को उनके कार्यक्रमों की इजाजत देने में देर करके चूक नहीं की है क्या? और गोरखपुर से अध्यापक सुनील सिंह ने फोन पर अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं सुनील का सवाल। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसे प्रचार करने का अधिकार उसे है और वो प्रचार करना चाहिए उसको। प्रशासन को क्या ऐसा स्थिति आई कि उसने प्रचार करने से रोक दिया?
मधुकर, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या अगर प्रशासन वक्त रहते इजाजत दे देता, इट वुड हैव बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन बीजेपी टू अटेंड आरती ऑल्सो, तब जरूरी हो जाता बीजेपी के लिए कि वो आरती में भी हिस्सा लें, फिर वो बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हो। अब उस एक चोर दरवाजा दे दिया प्रशासन ने, क्या ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इंतजार में ही थी कि ऐसी कोई घटना हो जाए, क्योंकि वो उसे बड़ी घटना बनाना चाहती थी, जो चाहे वो 2 घंटे का हो, लेकिन मीडिया पर वो रिपीट परफॉर्मेंस की तरह बार बार वही टेप दिखाकर आप हासिल वो कर पाए जो आप शायद गंगा आरती करके ना कर पाते। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुशी होगी कि प्रशासन ने चूक की। प्रशासन की चूक अगर नहीं होती तो शायद बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो जाता। डॉक्टर काशीनाथ सिंह, मैं जानना चाहता हूं कि गंगा आरती में शिरकत करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए क्या जरूरी है कि उसे अपना इवेंट बनाया जाए? क्या गंगा की आरती किसी का निजी इवेंट बन सकती है? देखिए, वो तो अद्भुत रहा है यहाँ अपने नगर में। मोदी का उठना बैठना, चाय पीना, मंच पर कितनी देर बाद आएंगे, मंच पर अभी आ गए हैं, उसके बाद तो यहाँ से उतरेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सारी चीजें इस तरह से आ रही हैं जैसे आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की खबरें नहीं सुनी थी। रही आरती की बात, तो एक ही बताएं जी। मधुकर जी ने एक बात की, 1992 घटना का जिक्र किया उन्होंने जी। मैं बताऊं कि इसके 1992 के पहले हम नहीं जानते थे कि आरती जैसी चीजें होती थी बनारस में। 1992 के बाद आरती, देव दीपावली, सड़कों के बीच में मंदिर बनाना, यानी जिसे मैंने कहा कि हमारी आपकी और दुनिया की नजर रही हो न रही हो, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद ही बीजेपी ने अपना काशी का एजेंडा तय कर लिया था, भीतर भीतर काम कर रहे थे। आज जो दिखाई पड़ रहा है वह इतने 22 वर्षों के काम का विस्फोट है जी। ये मान के चले आप, अचानक नहीं हुआ है। मोदी का आना, चुनाव लड़ना, ये सब अचानक नहीं है जी, तात्कालिक नहीं है, साल 2 साल के भीतर की बात नहीं है। ये योजना, इसके पीछे कहीं न कहीं बनारस में तैयारी चल रही थी जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, हमें किसी को नहीं थी। तो उसका, उस तैयारी का नतीजा है 2014 का ये चुनाव, मोदी का आना, चुनाव लड़ना और पूर्वांचल को एक केंद्र के रूप में बनारस को चुनना जी। यह एक लंबी प्रक्रिया का, उनके भीतर अंदर अंदर चल रहे संघर्ष का, मेहनत का, परिश्रम का जो कर रहे थे वो हम लोग नहीं देख रहे थे, उसका नतीजा है ये जी। डॉक्टर काशीनाथ सिंह अपने एजेंडा पर वो काम कर रहे थे तभी से जी। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर काशीनाथ सिंह, आपने अपना समय दिया और बड़े अरसे बाद आपके दर्शन हुए, बड़ी खुशी हुई, बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र चौबे, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे काबिल सहयोगी बने हुए हैं बनारस में, कल भी आप हमारे साथ थे, आज भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मधुकर, जो डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने बात करी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि सन 92 तक डॉक्टर काशीनाथ जैसे इंसान को नहीं मालूम था कि आरती क्या होती है, देव दीपावली वगैरह बहुत स्तर पर, छोटे स्तर पर होती होगी, एक निजी इवेंट, मतलब रोज शाम को होती होगी। इनका ये कहना क्या मायने रखता है कि 92 तक इनको भी नहीं मालूम था कि आरती होती है? मैं उन्हीं की बात एक्सटेंड कर दूं और पीछे फिर अयोध्या ले जाऊं तो मैं बताऊं कि मेरा स्कूल बाबरी मस्जिद के पीछे था और हम वहीं खेलते थे, स्कूल से आते जाते, हमको पता ही नहीं था कि यह बाबरी मस्जिद है। तो ये चीजें बनाई जाती हैं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खड़े होते हैं और किसी चीज को बेतरह बेपनाह बड़ा कर देते हैं और तब उसको तोड़ना, उसको बनाना, उसको सजाना, ये फिर आपके हाथ का खेल होता है। वो चीजें होती नहीं है, बनाई जाती हैं। सन 86 तक वैसे हमें भी नहीं मालूम था कि बाबरी मस्जिद नाम की कोई जगह है और उसको लेकर एक विवाद है, जब राजीव गांधी ने वहां के ताले खुलवाए थे। और उसके बाद जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, समझ में आता गया कि किस तरह से, मतलब गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। 1428 की घटना का इस्तेमाल आप 1992 में कर रहे हैं, ये भी समझ में आया कि हमारी राजनीति की खासियत है। बहुत धन्यवाद मधुकर, आपने अपना समय हमें दिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि बनारस का ड्रामा का मीडिया में छाए रहने की कोशिश है। इस सवाल पर हमें 75% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 25% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। मैं
काशी को टूरिज्म का केंद्र बना दूंगा। मैं 1 साल के भीतर आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा। मैं हैंडलूम को चमका दूंगा। मैं बनारस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ले आऊंगा। मैं यहां आया नहीं हूं, ना ही मुझे भेजा गया है, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। मैं गंगा मां से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी आरती नहीं कर पाया। काशी, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर को मैं गोवा, मुंबई, अहमदाबाद की तरफ बना दूंगा। ये थे नरेंद्र मोदी। मैं अमेठी को लंदन बना दूंगा। ये थे राहुल गांधी। मैं मुंबई को शंघाई बना दूंगा। ये थे मनमोहन सिंह। मैं बिहार शरीफ को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। बहुत साल पहले ये थे जॉर्ज फर्नांडिस। मैं वो बनाते आ रहे हैं, हम बनते आ रहे हैं। जब भी किसी नेता का सितारा चमकता है तो उसे अपनी मैं और अपनी नाक के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। बनारस में भी आज दिन भर मोदी की मैं छाई रही। अक्षर म से मोदी, म से ही मीडिया, आज दोनों तो खूब थे, लेकिन अक्षर म से मुद्दे मौजूद नहीं। शुक्र है चुनाव का शोर थम रहा है, नतीजे नजदीक आ रहे हैं। भगवान हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे कि वो अपनी तुच्छ मैं छोड़कर जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करें। ये था आज का प्रश्नकाल। अगली मुलाकात सोमवार रात 8 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।